गर्व रहता था। मनीष का दूसरे शहर में एक बहुत बड़ा कपड़ों का कारोबार था। वो अक्सर अपने काम के सिलसिले में बाहर आता जाता रहता था। एक बार मनीष काम के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए बाहर शहर जाता है। उसे अचानक रात को ही निकलना पड़ता है। रास्ते में बारिश होने लगती है और मनीष की गाड़ी पानी भरने के कारण आगे नहीं जा पाती। मनीष अपनी गाड़ी में बैठा होता है और किसी दूसरी गाड़ी के आने का इंतजार कर रहा होता है। कुछ देर बाद सामने से एक लड़की रजनी मनीष की गाड़ी के पास आती है। उसके लंबे लंबे बाल होते हैं और उसका चेहरा उसके लंबे बालों से ठीक से दिख नहीं पा रहा था। वो बारिश में पूरी तरह भीगी हुई होती है। मनीष अपनी गाड़ी का शीशा खोलता है। क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं? मैं रास्ता भटक गई हूँ। क्या आप मुझे सहारनपुर तक लिफ्ट दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, पर मेरी गाड़ी यहाँ फंस गई है। मैं खुद इस बारिश के बंद होने का इंतजार कर रहा हूँ ताकि जल्द से जल्द यहाँ से निकल सकूं। मुझे एक दूसरा रास्ता पता है जहाँ कभी पानी नहीं भरता। हम वहाँ से निकल सकते हैं। ठीक है, पर तुम्हें यहाँ के बारे में कैसे पता? और तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? मैं आपको रास्ते में सब बता दूंगी। अभी मैं बहुत भीग गई हूँ। क्या मैं अंदर गाड़ी में बैठ सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं, जल्दी आओ और अंदर बैठ जाओ, वरना इस बारिश में तुम कहीं बीमार ना हो जाओ। रजनी गाड़ी का गेट खोलती है और अंदर आकर बैठ जाती है। उसके अंदर बैठते ही मनीष को कुछ अजीब सा महसूस होता है, पर वो ध्यान नहीं देता। मनीष और वो अजनबी लड़की दूसरे रास्ते से निकल पड़ते हैं और बातें करने लगते हैं। कौन हो तुम? तुम्हारा नाम क्या है? यहाँ इतनी सुनसान जगह अकेली क्या कर रही हो? मेरा नाम रजनी है। मैं सहारनपुर अपनी सहेली की शादी में जा रही थी, पर अचानक मेरी गाड़ी एक पेड़ से टकरा गई और खराब हो गई। मैं लिफ्ट लेने के लिए कब से सड़क पर भटक रही थी। फिर अचानक आपकी गाड़ी की हेडलाइट जलते देखी तो मैं फटाफट आपसे मदद लेने आ गई। अच्छा, ये तो बहुत बुरा हुआ। खैर चलो, अब मैं तुम्हें सहारनपुर छोड़ दूंगा। तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। वैसे मेरा नाम मनीष है। मेरा शहर में कपड़ों का कारोबार है, जिसके सिलसिले में मुझे अचानक निकलना पड़ा। मनीष और रजनी पूरे रास्ते खूब बातें करते हैं। कुछ ही देर में वो दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। रजनी तभी अपने लंबे बालों को पीछे करती है और मनीष उसे देखते ही रह जाता है। वो बहुत ही सुंदर होती है। तुम तो बहुत ही सुंदर हो। अरे क्यों मजाक कर रहे हो? मैं कोई इतनी भी सुंदर नहीं हूँ। मनीष और रजनी अभी भी हंसी मजाक कर रहे होते हैं। रजनी मनीष को पसंद करने लगती है। वो मनीष को ये बात बता देती है, पर मनीष पहले से ही शादीशुदा होता है। मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। मेरे तो प्यारे प्यारे बच्चे भी हैं और बहुत ही अच्छी बीवी है। रजनी को ये बात सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मनीष गाड़ी रोकता है और अपने फोन में अपनी बीवी और बेटे की फोटो दिखाने लगता है। रजनी जैसे ही मनीष और उसकी बीवी के साथ में फोटो देखती है, वो गुस्से से आग बबूला हो जाती है और उसे इतना गुस्सा आता है कि वो मनीष का फोन छीनकर बाहर फेंक देती है। ये तुमने क्या किया? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकती। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ बस, और मैं कुछ नहीं जानती। तुमको मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी, समझे? वरना बहुत बुरा होगा। तुम ये कैसी बेकार की बातें कर रही हो? मैं अपनी बीवी और बेटे से बहुत प्यार करता हूँ। मैं किसी और के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता। मैंने तुम्हारी जरा सी तारीफ क्या कर दी? तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गई हो। मैंने बस तुम्हारी मदद की क्योंकि तुम ऐसी सुनसान जगह में फंसी हुई थी। मैंने तुम्हें एक अच्छी सीधी लड़की समझा, पर तुम तो मेरा ही परिवार मुझसे छीनने की कोशिश कर रही हो। चलो अभी के अभी मेरी गाड़ी से नीचे उतर जाओ। नहीं, मैं नहीं उतरूंगी। मनीष जबरदस्ती रजनी को गाड़ी से उतरने को कहता है। रजनी गुस्से में गाड़ी की स्टीयरिंग घुमा देती है और गाड़ी एक खंबे से जा टकराती है। बहुत देर बाद मनीष को होश आता है और वो देखता है कि रजनी खून में लथपथ पड़ी है। रजनी के सिर पर बहुत गहरी चोट लगी होती है। मनीष रजनी को उठाता है, पर रजनी नहीं उठती। वो उस एक्सीडेंट में मर जाती है। मनीष बहुत डर जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता। वो रजनी को वहीं झाड़ियों में छोड़कर वापस अपने घर चला जाता है। जैसे ही वो घर पहुंचता है, उसकी बीवी प्रीति दरवाजा खोलती है। अरे तुम वापस क्यों आ गए? और तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? जिस काम के लिए मैं जा रहा था, अब वो बिना जाए भी हो जाएगा। और अभी मुझसे कोई और सवाल मत करो। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। मुझे कोई परेशान करने मत आना। मनीष अपने कमरे में चला जाता है। प्रीति सोचती रहती है कि आखिर उसके पति को हुआ क्या है। वो वापस क्यों आ गया?
रात को मनीष और प्रीति अपने कमरे में सो रहे होते हैं। अचानक प्रीति को उसके कमरे के बाहर किसी के भागने की आवाज आती है। वो जल्दी से बाहर जाती है तो उसे एक परछाई दिखती है जो अचानक गायब हो जाती है। रजनी बहुत डर जाती है और मनीष को आकर जगाती है। मनीष उसकी बात पर यकीन नहीं करता। प्रीति चुपचाप सो जाती। अगली सुबह प्रीति उठती है और बाथरूम में नहाने जाती है। वो वहां देखती है कि पूरे फर्श पर बहुत लंबे लंबे बाल पड़े हुए हैं। इतने लंबे लंबे बाल यहाँ कैसे आ सकते हैं? मेरे तो छोटे छोटे बाल हैं और हमारे घर में मेरे अलावा कोई औरत भी नहीं रहती जिसके लंबे बाल हो, तो फिर ये बाल कहाँ से आए? प्रीति को कुछ समझ में नहीं आता। वो पानी का नल खोलती है और टॉवल लेने बाहर चली जाती है। जैसे ही वो टॉवल लेकर अंदर आती है तो देखती है बाल्टी में पानी की जगह खून भरा होता है। प्रीति जोर जोर से चिल्लाती है, मनीष मनीष जल्दी आओ, देखो यहाँ क्या क्या हो रहा है। मनीष दौड़ता हुआ अंदर आता है। क्या हुआ प्रीति, क्यों चिल्ला रही हो? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है मनीष, कुछ तो गड़बड़ है। रात को मैंने एक काले साए को यहाँ से भागते हुए देखा और अब जब मैं बाथरूम में आई तो मैंने यहाँ लंबे लंबे बाल पड़े देखे और उसके बाद में बाल्टी में पानी भरने के लिए नल खुला छोड़कर गई थी, पर जैसे ही अंदर आई तो बाल्टी में पानी नहीं, खून भरा था। मनीष बाल्टी में देखता है पर वहां खून नहीं बल्कि पानी ही होता है। मनीष को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, पर उसे विश्वास था कि उसकी बीवी झूठ नहीं बोल रही। तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मनीष वहां से चला जाता है। वो जैसे ही अपने कमरे में जाता है तो देखता है कि पूरे फर्श पर पानी फैला हुआ है, पर अचानक ही वो पानी मनीष की नजरों के सामने से गायब हो जाता है। मनीष बहुत डर जाता है। वो ये सब प्रीति को नहीं बताना चाहता था क्योंकि वो पहले से ही घबराई हुई होती है। पूरा दिन निकल जाता है, रात होती है, सब सो रहे होते हैं। उनका बेटा गर्व भी उनके साथ सो रहा होता है। आधी रात को जब प्रीति पानी पीने के लिए उठती है तो देखती है कि गर्व अपने बिस्तर पर नहीं है। वो घबरा जाती है और जल्दी से मनीष को उठाती है। मनीष जल्दी उठो, गर्व यहाँ नहीं है, वो कभी अकेले ऐसे नहीं जाता, चलो जल्दी चलो, उसे चलकर देखते हैं। मनीष और प्रीति पूरे घर में गर्व को ढूंढते हैं पर गर्व कहीं नहीं मिलता। गर्व, मेरा बेटा गर्व, कहाँ हो तुम? अगर तुम कोई मजाक कर रहे हो तो बेटा ऐसा मत करो, जल्दी से बाहर आ जाओ, मम्मी पापा आपके लिए बहुत परेशान है। प्रीति बहुत रोती है पर गर्व कहीं नहीं मिलता। अचानक मनीष को एक साड़ी वाली औरत ऊपर छत पर भागते हुए दिखती है। उसके लंबे लंबे बाल होते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे रजनी के थे। मनीष बहुत डर जाता है और तुरंत उस औरत के पीछे पीछे छत पर भागता है। प्रीति भी मनीष को भागते देख उसके पीछे पीछे भागती है और छत पर पहुंच जाती है। वहां मनीष और प्रीति की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं जब वो देखते हैं कि उनके बेटे गर्व को एक औरत ने छत से नीचे लटका रखा होता है। गर्व बुरी तरह से चिल्ला रहा होता है, पापा, मम्मी, मुझे बचा लो। कौन हो तुम? तुम मेरे बेटे के साथ ऐसा क्यों कर रही हो? प्लीज मेरे बेटे को छोड़ दो, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं रजनी हूँ जिसे तुमने मार डाला। मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालूंगी। इन सब की वजह से तुमने मुझसे शादी नहीं की ना। ये रजनी कौन है? तुमने इसको कब मारा? ये सब क्या हो रहा है? मैं तुम्हें सब बाद में बताऊंगा, अभी हमें गर्व को इस चुड़ैल से बचाना होगा। छोड़ दो हमारे बेटे को। कभी नहीं, मैं तो इसको यहाँ से फेंक दूंगी और इसकी जान ले लूंगी। तुम जैसा बोलोगी मैं वैसा ही करूंगा, बस तुम उसके बदले मेरे बेटे को छोड़ दो। याद रखना अपनी बात, अगर तुमने वैसा नहीं किया जैसा मैंने कहा तो अच्छा नहीं होगा। मेरा विश्वास करो रजनी। रजनी गर्व को छोड़ देती है। गर्व भागता हुआ प्रीति से लिपट जाता है। कल अमावस्या की रात है, मैं कल आऊंगी तुम्हें लेने और तुम्हें मेरे साथ चलना होगा मेरी दुनिया में। जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा, बस मेरे परिवार को कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं। रजनी अचानक से गायब हो जाती है। मनीष प्रीति को सारी बात बताता है जो भी उस रात हुआ था। प्रीति अगली ही सुबह एक तांत्रिक के पास जाती है। वो वहां जाकर तांत्रिक को सब कुछ सच सच बता देती है। मनीष, प्रीति और तांत्रिक ठीक उसी जगह जाते हैं जहां रजनी की मौत हुई थी। वो रजनी की लाश ढूंढ रहे होते हैं और अचानक उन्हें रजनी की लाश दिखाई देती है। मनीष जल्दी से उसमें आग लगाने लगता है, पर तभी रजनी की आत्मा वहां आ जाती है और मनीष को धक्का दे देती है। तूने मुझे झूठ बोला, तूने मुझे धोखा दिया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। रजनी जादू से मनीष को हवा में उछाल उछाल कर जमीन पर पटकने लगती है।
मनीष जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। तभी तांत्रिक प्रीति को इशारा करता है कि वो जल्दी से गाड़ी से पेट्रोल लेकर आए और रजनी के भूत को आग लगा दे। प्रीति जल्दी से गाड़ी से पेट्रोल लाती है और उसे रजनी के ऊपर डाल देती है। रजनी गुस्से से लाल हो जाती है। अब वो मनीष को छोड़कर प्रीति को मारने लगती है। तांत्रिक जल्दी से अपने ठेले से गंगाजल निकालता है और उसे चुड़ैल पर डालता है। इससे चुड़ैल की शक्ति कम हो जाती है। प्रीति तभी माचिस उठाती है और उस चुड़ैल में आग लगा देती है। नहीं नहीं, तुम लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मनीष, तुमने अच्छा नहीं किया। मैंने कभी तुम्हारे साथ बुरा नहीं किया और आज भी तुम्हें मुक्ति देने के लिए ये सब किया है। रजनी को मुक्ति मिल जाती है। मनीष और प्रीति अपने घर चले जाते हैं और अपने बेटे के साथ हंसी खुशी रहते हैं। वो चुड़ैल भी कभी वापस नहीं आती। बहुत समय पहले की बात है। एक दिन रमेश सरपंच के बगीचे में साफ सफाई का काम कर रहा होता है। पूरा दिन मेहनत करने के बाद जब वो रात को वापस आता है, आप हाथ मुंह धो लो, मैं जब तक खाना लगाती हूँ। माँ, आज आपने खाने में क्या बनाया है? आज बना है आलू गोभी। क्या माँ, जब देखो आलू गोभी। मुझे तो मुर्गा खाने का बहुत मन है, पर माँ रोज रोज आलू गोभी बना देती है। ठीक है, आज ये आलू गोभी खा लो, कल मैं मुर्गा ले आऊंगा, फिर खूब पेट भर कर खाना। काफी रात हो जाती है, सब लोग सो जाते हैं। उसके बाद एक भूत उनके घर में घुस आता है और ऐसे घूम रहा होता है जैसे किसी की तलाश में है। ये इस गांव का आखिरी घर था, पर अब इस घर में भी कोई मुर्गी नहीं है। अब मैं क्या करूं? मैंने गांव के सारे मुर्गे मुर्गी तो पहले ही चुरा लिए हैं, पर वो सब मिलाकर 100 ही हुए हैं। अब 101 की गिनती पूरी करने के लिए आखिरी मुर्गा कहाँ से लाऊं? भूत निराश होकर घर से वापस जाने लगता है, पर अचानक उसे एक ख्याल आता है। क्यों ना मैं अंदर सो रहे उस बच्चे को ही मुर्गा बना दूं? ऐसे मेरे पूरे 101 मुर्गों की गिनती पूरी हो जाएगी।